केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं, यानी न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। आप न्यूज की पाठशाला के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपको हर मैटर की पूरी समझ और पूरी जानकारी, हर एक लिहाज से हर सवाल का जवाब देते हुए मिल जाएगी। और हाँ, कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनको पूछने से हम कतराएंगे नहीं। वादा है मेरा, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको यह बता दें कि पाठशाला में आज कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर क्लास लगेगी। चैप्टर नंबर 1, जंग बेचकर पर ध्यान दीजिएगा। ट्रंप की जेब भरी, 20 दिन भी नहीं टिका कागजी समझौता। फिर आएगा पार्ट नंबर 2, कंट्रोल कांग्रेस कंट्रोल। कितनी गाली दोगे मोदी को? बीजेपी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी को सन्मति कब मिलेगी? और फिर चैप्टर 3, कैसे सनातन के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैलाश से प्रम्बानन तक महामृत्युंजय मंत्र की गूंज सुनी है दुनिया ने। और फिर चैप्टर 4, सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटी ने मां को मरवा डाला। प्रेमी के चक्कर में पति को टॉयलेट क्लीनर वाला इंजेक्शन देकर मार डाला। रिश्तों के कत्ल की खौफनाक हॉरर स्टोरी पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। और फिर सोचा है कभी, अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें आपको बताएंगे 1 चम्मच चीनी कम लेने से कितने फायदे। सोचा है कभी? लेकिन पहले दिन भर का रिवीजन। यूपी के शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सीएम योगी ने कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। वाराणसी में बोले, कुछ लोगों ने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद की है, देश के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियन में मुठभेड़ में एक आतंकी है, लश्कर का ढेर हो गया है। जाकिर अहमद गनी नाम है उसका। भारी मात्रा में हथियार उसके पास से मिले हैं। इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। बद्रीधाम चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जांच के लिए 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप तक लॉरेंस गोल्डी गैंग पर एक्शन। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत 24 गिरफ्तार हुए हैं और 37 के खिलाफ अमेरिकी चार्जशीट। बड़े पैमाने पर ड्रग्स और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर से केरल तक आसमानी आफत। तेज बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई सड़कें जलमग्न हैं, कई इलाके डूब गए हैं। गुजरात में भी बारिश का तांडव है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। दिन भर का रिवीजन हो गया। अब सबसे पहले बात सीज फायर से फायरिंग पर लौटे आए ट्रंप की। वो ट्रंप जो सीज फायर के लिए शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे थे, अचानक मन पलट गया, बदल गया मन। और इसीलिए ट्रंप ने ईरान से सीज फायर समझौता खत्म करके जंग दोबारा शुरू कर दी। क्या हो गया इस आदमी को? इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया ये कह रही है, ये ट्रंप क्या आदमी है? जब अच्छी भली शांति चल रही थी तो सीज फायर क्यों तोड़ा इसने? क्या जरूरत पड़ गई? डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट के दौरान कहा कि ईरान के साथ सीज फायर समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब खत्म हो चुका है और अब वो ईरान से कोई डील नहीं करना चाहते। इसके आगे ट्रंप ने कहा कि हमने पिछली रात ईरान पर जोरदार हमला किया, खतरनाक लोगों को निशाना बनाया,
पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान समझौते को लेकर अपनी जुबान से पलट गया है। हैरानी की बात यह है, ये बात कौन कह रहा है? ट्रंप, जो खुद ही सबसे बड़े पलटू राम हैं और इस युद्ध के दौरान सैकड़ों बार ऐसे पलटे हैं कि पलटी मारो भी अपने आप में वो शब्द हैरान है कि मैं इतना नहीं पलटा जितना ट्रंप पलट गया। सुबह कुछ कहते हैं, शाम होते होते कुछ हो जाते हैं। वो हिंदी फिल्म का कौन सा मशहूर डायलॉग है, वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ट्रंप को देखकर पता है आपको क्या लगता है? ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 17 जून को जब दोनों देशों में सीजफायर की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया को लगा कि चलो भाई, ये तबाही, बर्बादी, तेल संकट, ये सब खत्म हुआ, समझ आ गई। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चैन की सांस से ट्रंप बेचैन हो गए थे। ट्रंप को शायद लगा कि आखिर इतनी शांति कैसे हो सकती है भैया? मिसाइलों की खामोशी अच्छी नहीं लग रही है, ड्रोन और धमाकों की आवाज नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा है। कच्चे तेल की गिरती कीमत से दुनिया को लाभ कैसे हो सकता है? मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा ही है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? अमेरिका से लेकर यूरोप तक बहुत सारी रिसर्च आज हमने खंगाली है जो ये दावा करती है। ये शख्स आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि अजीब विचारों वाला है, लेकिन बहुत चालाकी से पूरी दुनिया को युद्ध के मुंह में झोंककर अपना झोला भर रहा है ये शख्स। और मैं पूरी चालाकी आज आपको न्यूज की पाठशाला में बताऊंगी, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। तैयार है आप लोग? तैयार है। जब तक युद्ध चलेगा ट्रंप की तिजोरी में माल आता रहेगा, यकीनन माल आता रहेगा। और ये रिसर्च कह रही है, फैक्ट्स कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं। यानी जो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए एक नारा देते थे, कौन सा? फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट। क्या कहते थे? अमेरिका फर्स्ट। अब क्या हो गया है? पॉकेट फर्स्ट। इस पर शिफ्ट हो गए। आज आपको ट्रंप का वॉर से लाभकारी वो बिजनेस बताऊंगी जो इनके लिए लाभकारी हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? I think it's over. I don't want to deal with anything but this scum. You know what scum is? अमेरिका ईरान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई रियलिटी शो चल रहा हो। हम खबरों में अक्सर नहीं बोलते हैं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। और ये लोग आपस में कह रहे हैं युद्ध शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक ही तो था ये। और इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, कभी फायर कर रहे हैं, कभी सीज फायर कर रहे हैं। मतलब पिछले 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने समझौते से पलट गए? ट्रंप का दावा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकर्स को निशाना बनाया। ये ट्रंप कह रहे हैं, जिसमें से एक टैंकर जो है वो कतर का था। दूसरी तरफ ईरान ये वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि शिप के लिए रूट तय था, अलग अलग रूट इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सुरक्षा की गारंटी हमारी फिर नहीं है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसीलिए यह एमओयू रद्द होता है। ईरान दलील दे रहा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज में जानबूझकर दखल दिया है। ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर फिर से बैन लगाने की खबर अब आ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने यह कहा कि धमकियों के माहौल में बताइए कैसे कोई समझौता करेगा? नहीं करेंगे हम समझौता। अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा, वरना नो समझौता। आप देखिए, पिछले महीने ही 17 जून को जिस एमओयू पर दोनों देशों ने साइन किए थे, ये तस्वीर, उसमें साफ साफ लिखा था कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी नेवी की नाकाबंदी हटा देगा, ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के बैन को वो हटाएगा। लेकिन ट्रंप अपनी बात से पलट गए। अमेरिका के सेंट्रल फोर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा, जो सेंट्रल कमांड है उनकी, सेंटकॉम उसे कहते हैं, 80 से ज्यादा हमले किए हैं। अरे भाई, अगर कोई गलती कर रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फोन किस लिए हैं?
हैं? ये भाई साहब फोन कर करके तो बड़ा कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, पाकिस्तान को मना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक फोन कर देते ना ईरान में, क्या हो रहा था? बातचीत से मामला निपटा लेते ना, पूछते तो सही कि क्या कर रहे हो, क्या गड़बड़ी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से नहीं लड़ते हैं ट्रम्प जी, जैसे आप और ईरान लड़ रहे हैं। ट्रम्प की इस हरकत पर मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, सुनाऊं? अर्ज किया है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। सीज फायर खत्म करने से आज पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा है, पहले जल्दी से आपको यह दिखाती हूं, फिर क्या बताएंगे हम आज कि ट्रम्प कितनी चालाकी से अपनी जेब भर रहे हैं। वो बड़ा खुलासा भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ा है, और फिर बताएंगे किस तरह ट्रम्प मुनाफे का महायुद्ध चला रहा है। सीज फायर रद्द करने के बाद ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल करीब 6% बढ़कर हो गया है $78 प्रति बैरल। यह और बढ़ सकता है। यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट आई है। भारत में भी शेयर बाजार 2.2% की गिरावट के साथ 1677 पॉइंट टूट गया। सीज फायर खत्म होने की खबर आते ही मात्र 20 मिनट के अंदर यह मार्केट 1000 पॉइंट टूट गया। और एक्सपर्ट कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को डर है कि अमेरिका ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की वजह से एनर्जी पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई पर भयंकर असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल टैंकर्स पर ईरान के हमले के बाद 4 ऑयल और गैस टैंकर्स बीच रास्ते से वापस लौट आए हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर लीला वादिनार हॉर्मूज स्ट्रेट से वापस लौट गया है, और यह अच्छी खबर नहीं है। अब आपको एक चीज समझाती हूं। जब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें बरस रही थी, लोग जब बेमौत मारे जा रहे थे, कच्चे तेल में जो दाम थे उसमें आग लगी हुई थी, तब कैसे ट्रम्प के दोस्त मोटा माल कमा रहे थे। सोची समझी कैलकुलेशन के तहत यह सब कुछ हो रहा था, और ट्रम्प इसके बदले में तगड़ा कमीशन कूट रहे थे। और मैं आपको पूरा खेल दिखाती हूं। आप उस खेल के लिए तैयार हैं? तैयार है। चलिए भाई, सबसे पहले बोर्ड बाबू को करेंगे हम प्रणाम। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है? लेकिन बेहतर यह होगा कि लिख के समझाने से बेहतर है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कैसे जो ट्रम्प है उसने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं, इस तरीके के बयान दिए हैं कि हालात, बस 2 मिनट दीजिए, ये आ गए, ठीक है? अच्छा, ये ठीक हो। उससे पहले 9 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे ये भाई साहब क्या करते हैं, 3 बजे के आसपास, डोंट सेव कैंसर, बिल्कुल सही, मार्केट का भेदी माल कमाए। कैसे? ट्रम्प के बयान से तेल मार्केट पर कैसे असर पड़ा है, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूं। 3:16, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रम्प का बयान आता है, जो युद्ध है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या कहा जाता है? युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। 3:16 से लेकर 3:39 तक कच्चे तेल का भाव क्या होता है? 14% गिर जाता है। फिर आप इधर आइए, 2:29 पर बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेचे जाते हैं। इनको आप देखिए कैसे, मतलब बयान आया, क्या बयान आया कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो गया है। कच्चे तेल का दाम गिरा, कितना % गिरा? 14%। और उसी वक्त बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। अब एक और उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखती हूं, कैसे एक के बाद एक ये रहा। अब ये 23 मार्च है।
23 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं टोटल रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? टोटल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये पूर्ण समाधान। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, कि समाधान निकल गया है। 7:06 2 मिनट के बाद क्या होता है? तेल की कीमत जो है वो 10% गिर जाती है। और फिर क्या होता है? 6:48 से 6:50 के आसपास ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। ये कब की मैं बता रही हूं? 23 मार्च की। 23 मार्च को आप टाइम नोट कर लीजिए। एक ही झटके में करोड़ों करोड़ों रुपए आप अपने पॉकेट में दे देते हैं। अब मैं अगले क्लिप के पास आती हूं। ये क्या है? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को क्या करते हैं? वो एक बयान देते हैं 1:18 पर। ट्रंप का टैरिफ लगाने का ऐलान आता है। 9 अप्रैल 2025 का बता रही हूं। फिर 1:18 पर वो बयान देते हैं। 1:19 पर शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी जाती है। फिर 1 बजे क्या होता है? यूएस ट्रेडर्स की बड़ी जो खरीदारी है वो शुरू हो जाती है। कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है? कनेक्शन ये है कि ये आदमी बहुत अच्छे से ये बात जानता है कि मेरे कहने पर शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे कहने पर पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है जबरदस्त। तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा। और ये वो लोग थे जो शेयर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें ये पता चल रहा है, ऐसे लोग थे जो बड़े पैमाने पर इनको और इनकी पार्टी को डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, चंदा देते हैं। ऐसे लोग हैं जो इनके दाएं हाथ के बगल में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको बहुत बड़े लेवल पर फायदा पहुंचा है। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और मार्च के दौरान अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर बेचे हैं। अमेरिका की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओज ने लगभग $1.5 अरब यानी 13,300 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स बेचे। युद्ध के दौरान की बात बता रही हूं, जो पिछले 15 सालों में शेयरों की बिक्री में सबसे ज्यादा है। इनमें से करीब 12 कंपनियों ने अब तक बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई 2024 में ट्रंप ने तेल कंपनियों के सीईओ से अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए $1 अरब देने को कहा और बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या वादा किया कि वो ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड एनर्जी पर पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को खत्म कर देंगे, लेकिन लेंगे कमीशन। ट्रंप कहते हैं क्या, वो क्या है मेरे हाथ में, ये पेन है। अच्छा, अगर लकड़ी का होता तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेंसिल। हाँ, तो ट्रंप कहते हैं पेंसिल और फिर सीज फायर कैंसिल। ये सब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ट्रंप का फायदा है। क्या फायदा है वो आपको मैंने अभी बताया। तेल का खेल निराला है हुक्म, लेकिन तेल के टैंकरों के साथ कमाई का जरिया असला और बारूदों की इंडस्ट्री को भी बड़े लेवल पर बढ़ा देता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो सैन्य एक्शन शुरू किया, उसकी वजह से आप जानते हैं हथियार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की तिजोरी कितनी तेजी से भरी है। बम, मिसाइल, लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स में 13 से 23% तक की तेजी आई है। अमेरिका ने पहली बार अपनी सेना और हथियारों पर खर्च करने के लिए करीब 95 लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया। कितना? 95 लाख करोड़ रुपए का बजट। इतिहास में आज तक किसी देश ने सेना पर एक बार में इतना पैसा नहीं लगाया। डिफेंस कंपनियों की कमाई फ्यूचर में 22 से 25 गुना पर ट्रेड कर रही है। कैसे संभव है? डिफेंस इंडस्ट्री से ट्रंप फैमिली कैसे जुड़ी हुई है, अब आप इसे देखना चाहेंगे? उससे आप समझ जाएंगे। डिफेंस यानी वो सारा असला बारूद, ड्रोन्स, है ना, और उसका सीधा कनेक्शन युद्ध से। वॉल स्ट्रीट जर्नल
और ब्लूमबर्ग के हेडलाइन के तरफ नजर डालिए। गौर से इस हेडलाइन को देखिए और खेल को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक ड्रोन कंपनी में निवेश करते हैं। इसी साल फरवरी के अंत में दोनों इस पावर यूएस नाम की कंपनी में सलाहकार के तौर पर जुड़ जाते हैं। 28 फरवरी यानी फरवरी की आखिरी तारीख अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। इस कंपनी ने खाड़ी देशों को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेचने की कोशिश की, हालांकि बातचीत अधूरी रह गई। अब फिर जून में अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर हुआ। इस कंपनी ने अमेरिका की वायुसेना के साथ इंटरसेप्टर ड्रोन बेचने को लेकर सौदा किया और आज 8 जुलाई को सीज फायर टूट जाता है। अब इन डॉट्स को जोड़ने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत यह काम हुआ कि नहीं, आप मुझे बताइए, और हुआ तो क्यों हुआ। कुल मिलाकर कहानी साफ है। जब घरेलू राजनीति के मोर्चे पर आपके पैर उखड़ने लगे, अदालत आपके फैसलों को खारिज करने लगे और जनता की नाराजगी सड़कों पर फूटने लगे, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतिहास का सबसे पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा काम कर जाता है। और वो नुस्खा क्या है? एक नया दुश्मन खड़ा कर दो। और यही किया ट्रंप ने, और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब पाठशाला में अगला चैप्टर, ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, लेकिन इसमें भी बात युद्ध की ही करेंगे। भारत की राजनीति में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। कहने को कांग्रेस ने यह लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ी हुई है। यह युद्ध मोदी सरकार के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है, समझ में नहीं आता कि वो सरकार से लड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रही है, या इस लड़ाई के चक्कर में खुद ही को खत्म करने के लिए लड़ रही है। आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की संसद में मौजूद है। उनके बगल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है पुआन महारानी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडोनेशिया की संसद का निचला सदन है, वैसे ही जैसे हमारे देश में लोकसभा है। जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा में आम जन को रिप्रेजेंट करते हुए तमाम सांसद विराजते हैं और उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं स्पीकर साहब, यहाँ पर ओम बिरला जी हैं, वैसे ही वहां की स्पीकर पुआन महारानी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक लाइन लिखी। लाइन आपके सामने है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। लेकिन कांग्रेस ने रात 2:32 पर इस तस्वीर को जब पोस्ट किया तो उतना ही जल्दी डिलीट भी कर दिया। अब आप ही सोचिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद कोई उसे डिलीट क्यों करेगा? तभी करेगा ना जब उसके मन में चोर होगा, जब उसके मन में कुछ गलत करने के बाद पकड़े जाने का या शर्मिंदा होने का डर होगा। कांग्रेस की चोरी पकड़े जाने के बाद क्या हुआ, आप ये जानना चाहेंगे? लेकिन पहले आपको पुआन महारानी के बारे में बता देती हूं, क्योंकि यह भी दिलचस्प कनेक्शन है। पुआन इंडोनेशिया के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पहली महिला स्पीकर है। वो देश के पूर्व राष्ट्रपति मेघावती की बेटी हैं। इस नाते वो देश के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की नातिन भी हुई। पुआन और उनके परिवार की इंडोनेशिया में एक प्रतिष्ठा है। लेकिन इस खबर का दूसरा पक्ष भी देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इंडोनेशिया की पहली महिला स्पीकर की मर्यादा पर कैसे कीचड़ उछाल दिया। वही कांग्रेस जिसके साथ इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जैसी महिला नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं। आज मैं हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहती हूं, किसी और से नहीं, पुआन महारानी से, कि हम भारत के लोग शर्मिंदा हैं कि यहां के विपक्ष ने आपकी प्रतिष्ठा को ओछी और सस्ती राजनीति का हिस्सा बना दिया। ऐसे में जबकि आपके देश का प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में है, उसे वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आपकी हिम्मत कैसे हुई?
मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतनी सतही टिप्पणी करने की? आपने दुस्साहस कैसे किया भारत के मेजबान देश को, वहां की महिला स्पीकर को इस तरह अपमानित करने की? आज मैं पूरे देश के सामने अपने प्यारे दर्शकों और जिम्मेदार नागरिकों के बीच खड़ी होकर कांग्रेस को चुनौती देती हूं कि वो जवाब दे। उनकी नेता कहती है ना, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज मैं चैलेंज करती हूं कांग्रेस पार्टी को, वो इस तस्वीर के मुद्दे पर लड़कर दिखाए। हिम्मत है तो बताए क्यों उस तस्वीर को डिलीट कर दिया, या फिर पूरे देश के सामने आकर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे कि उसने गलती की है और अपने किए के लिए वो माफी मांगे। जाहिर है अब कांग्रेस ने चूंकि अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है तो बीजेपी हमलावर होगी। पार्टी ने डिलीट की गई पोस्ट को साझा करते हुए क्या लिखा कि पहले कांग्रेस इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट को करती है, फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो लोकतंत्र के नाम पर रोना रोने लगती है। कांग्रेस का ये दोहरापन अब नहीं चलेगा। बीजेपी ये कहते हुए हमलावर है कि पीएम मोदी पर व्यक्तिगत रूप से और उनकी माताजी, परिवार और समाज पर 150 गालियों के बाद कांग्रेस और भी नीचे गिर गई है। एक महिला को घसीटने से भी पीछे नहीं हट रही है, वो भी एक विदेशी दौर के समय मेजबान देश की महिला को। इस मुद्दे पर आज मैं कांग्रेस पार्टी से 9 सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि पोस्ट डिलीट करने से आपका अपराध मिट नहीं जाता। पहला सवाल, आपने प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया की स्पीकर पुआन की तस्वीर को गलत तरीके से क्यों पेश किया? दूसरा सवाल, अगर आपके पास तस्वीर पोस्ट करने की कोई ठोस वजह थी तो इसे डिलीट क्यों किया? तीसरा सवाल, क्या बतौर विपक्ष कांग्रेस की भूमिका सिर्फ कंट्रोल उदय कंट्रोल जैसे सस्ते मीम्स तक सीमित रह गई है? चौथा सवाल, पीएम की विदेश यात्रा के दौरान ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस भारत की छवि सुधार रही है कि बिगाड़ रही है? पांचवा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी को गाली देकर, अभद्र बातें कहकर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी? छठा सवाल, क्या कांग्रेस कूटनीतिक शिष्टाचार का मतलब भूल गई है? सातवां सवाल, क्या सस्ती राजनीति को ही कांग्रेस विपक्ष की भूमिका मान बैठी है? आठवां सवाल, क्या कांग्रेस को सकारात्मक तरीके से विरोध करना आता ही नहीं? और मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस कब कांग्रेस कंट्रोल के रास्ते पर चलेगी? अरे कुछ नहीं तो कांग्रेस पार्टी संविधान का ही लिहाज कर लेती। वो जो संविधान लेकर घूमते हैं ना, उनके नेता राहुल गांधी, मुझे नहीं पता उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की जानकारी है कि नहीं है। आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि ये ओहदों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर देश के राष्ट्रपति हैं, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं। इस तरह से छठे नंबर पर स्पीकर आते हैं और सातवें नंबर पर आते हैं नेता विपक्ष। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस संविधान ने देश में एक हायरार्की यानी वरीयता क्रम तय किया है, कांग्रेस कम से कम उसकी तो सुन ही लेती। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी की पार्टी कंट्रोल उदय कंट्रोल से आगे सोच ही नहीं पा रही। कल इंडोनेशिया में देश के प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशिया में बेहद सम्मान के साथ कुछ बातें कही, उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने वहां की संसद को याद दिलाया कि कैसे 1955 के ऐतिहासिक बाडुंग सम्मेलन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया को साफ शब्दों में बोला था कि आजाद मुल्कों को अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी को सुकर्णो और नेहरू का यह सम्मान दिखा ही नहीं। कांग्रेस को राष्ट्रपति सुकर्णो की नातिन की तस्वीर दिखी और वो भी ऐसे उसे पोर्ट्रे किया गया। पार्टी ने रात 2 बजे
एक भद्दी टिप्पणी करके उसे सोशल मीडिया पर डालकर अपनी ड्यूटी निभा दी। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसी ही चीज, वही चीज दिखाई देगी। और बात राजनीतिक युद्ध से शुरू हुई थी। महाभारत का युद्ध मैं आपको याद दिला देती हूं। कहानी यूं है कि दुर्योधन की सेना का विवाद गंधर्वों से हो गया। दुर्योधन बंदी बना लिए गए। दुर्योधन के सैनिक सहायता के लिए पांडवों के पास पहुंचे तो भीम बोले, दुर्योधन अपने पापों का फल भोग रहा है। लेकिन तब धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बात कही उसे नोट कर लीजिए। भीम को टोकते हुए युधिष्ठिर ने कहा, वयम पंचाधिकम शतम, यानी वैसे कौरव 100 और पांडव 5 जरूर है, लेकिन जब बात पूरे देश की हो, परिवार की हो, तब हम 100 और 5 नहीं बल्कि 105 हैं। ये कहानी आज के राजनीतिक महाभारत में भी बहुत अहमियत रखती है और इसका ख्याल रखना होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, कंट्रोल कांग्रेस, कंट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीएम ने खुद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें एक मंदिर में ओम नमः शिवाय की गूंज के बीच प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर इंडोनेशिया के सबसे पुराने प्रम्बानन मंदिर की है, जिसके बारे में कल हम आपको बता चुके हैं। ये मंदिर कौन सी सदी में बना है? अगर कल आपने देखा तो आप फट से बता देंगे 9वीं सदी में। कितने साल पुराना है तो आप फट से कह देंगे 1000 साल से भी पुराना है। भारत से बाहर दूसरा बड़ा सबसे पुराना मंदिर है ये। प्रधानमंत्री मोदी जब इस मंदिर में गए तो एक बार फिर सनातनी संस्कृति के साम्राज्य को चर्चा का विषय बना दिया। 87% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत सरकार अब प्रम्बानन मंदिर को फिर से संवारेगी। भारत की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इंडोनेशिया सरकार के साथ काम करेगी और 2029 तक मंदिर को फिर से पुराने अवतार में लाने का टारगेट भी सेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का ऐलान करते हुए यह भी वादा किया है कि वो मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद खुद उत्सव में शामिल होने आएंगे। सुनिए पीएम का बयान। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। मंदिर के सामने खड़े होकर पीएम ये वादा कर रहे थे। इससे ही प्रम्बानन मंदिर के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन हुक्म, क्या आप जानते हैं कि जावा द्वीप का यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसके कैंपस में भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा को समर्पित है 240 मंदिर। लेकिन 11वीं सदी में जब इंडोनेशिया में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मंदिर की स्थिति बिगड़ने लगी। रही सही कसर प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी की। मंदिर तक लोगों का आना जाना बंद हो गया। 17वीं सदी में मंदिर को फिर से खोजा गया। 1918 से यूनेस्को मंदिर को फिर से ठीक करने के काम में लग गया। लेकिन अब भारत सरकार इंडोनेशिया का सहयोग करेगी। जब यह सब हो रहा है तो आप लोगों के लिए एक सवाल भी है। सच बताइए, आप में से कितने लोग जानते थे कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक इतना बड़ा मंदिर है? कितने लोग जानते थे? आप जानते थे? आप जानते थे? आपको पता था? नहीं। और जो कैमरा के उस पार, स्क्रीन के उस पार तमाम मेरे प्यारे दर्शक बैठे हैं, क्या आपको पता था? जो भारत सनातन संस्कृति का केंद्र है, उस भारत का
एक प्रधानमंत्री आज सनातन की ऐसी ही विलुप्त पहचानों को ग्लोबल पटल पर ला रहा है, ये मुझे बताइए सच है कि झूठ? उसे फिर से सजा रहा है, संवार रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आज आपके सामने एक लिस्ट रखती हूं और आपको ये लिस्ट देखकर सुनकर अच्छा लगेगा। रमना काली मंदिर, ये मंदिर कहाँ है पता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर रमना काली मंदिर को फिर से तैयार करने का समझौता किया। बांग्लादेश में ही 300 साल पुराना जॉय काली माता मंदिर के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता किया। कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर की खबर भी आपको गौरव से भर देगी। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसर को फिर से तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में समझौता किया। भगवान विष्णु का यह मंदिर 12वीं सदी में बना। मोदी राज में वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, लाओस, बहरीन, श्रीलंका जैसे कई देशों में भारत ने 45 ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से तैयार करने के लिए समझौते किए। अब आप कहेंगे मैडम, प्रधानमंत्री मोदी तो उन देशों में मंदिरों को फिर से संवार रहे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू नहीं है, फिर वहां पूजा कौन करेगा? अच्छा सवाल है। हुक्म, ये मंदिर जिनका फिर से निर्माण किया जा रहा है वो उस देश के अल्पसंख्यक आबादी के आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का केंद्र भी बन रहा है। ये भारत से जो 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडोनेशिया घूमने जाते हैं, उनके लिए गर्व का केंद्र बनेगा। इंडोनेशिया में 1.5 करोड़ विदेशी लोग घूमने आते हैं हर साल। जब विदेशी लोग इंडोनेशिया घूमने जाएंगे, प्रम्बानन मंदिर देखेंगे, तो सनातन संस्कृति के विशाल विरासत के बारे में पता चलेगा ना। हमारे देश के लिए मंदिर सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मंदिरों के निर्माण में जब भारत जुड़ता है तो उन देशों को मदद मिलती है, केवल धार्मिक नहीं, आर्थिक मदद। मंदिरों में लोग आते हैं तो रोजगार बढ़ता है और भारत के साथ उन देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं जिनसे हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। और मंदिर का निर्माण भारत की संस्कृति में कैसे याद किया जाता है आपको पता है? और नहीं तो आप में से कितनों ने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है? आप लोग कहेंगे ना, अहिल्याबाई होलकर का नाम तो भारत के कई मंदिरों में लिखा देखा है हमने। उन्होंने कई बड़े मंदिरों को बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने उस काशी विश्वनाथ को फिर से बनाया जिसे औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जिसको मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरमपुरी, मतलब अहिल्याबाई ने पूरे भारत में 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़े स्थानों पर काम करवाया। अगर अहिल्याबाई होलकर ना होती तो सनातन की जिन परंपराओं पर आज हम गौरव कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो होते ही नहीं। हम अपने इतिहास को कैसे भूल जाएं? और एक कहावत है, जो समाज अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत भी विकास भी का ध्येय दोनों साथ में अपनाया है। क्या है? विरासत भी, विकास भी। और ये सिर्फ नारा भर नहीं है। मोदी सरकार ने विदेश से लेकर अपने देश तक विरासत परंपरा से जुड़े हर स्थान को विकास से जोड़ दिया है। और आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताती हूं इससे फायदा क्या। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बड़ा काम हुआ। कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर में हर साल 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते थे। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इनफैक्ट 6.5 करोड़। अब इससे बेहतर विरासत भी और विकास भी का उदाहरण क्या होगा? केदारनाथ धाम। मोदी सरकार आने के बाद पुनर्निर्माण का बड़ा काम हुआ। नए विकास काम से पहले करीब 10 लाख लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते थे। निर्माण के बाद जो नए निर्माण होने लगे उसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 16.5 लाख। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर,
हालांकि वहां चंदा चोरी की बड़ी खबरें हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ धाम में बड़े निर्माण कार्य भी मोदी सरकार में हुए। नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है, इसीलिए उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लोकल से ग्लोबल बनाने का यह संकल्प किया है। अलग अलग देशों में आप देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके मंदिरों की पहचान, यूएई की राजधानी अबू धाबी में भव्य मंदिर, मुस्लिम बहुल बहरीन में मनामा में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर 2019 में ही उन्होंने शुरू करवा दिया था। बहरीन की सरकार ने एक और हिंदू मंदिर के लिए 2022 में जमीन दी। ये सब उस अरब मुल्क की कहानी है जिसकी पहचान एक खास धर्म से, इस्लाम से जुड़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने सॉफ्ट पावर के दम पर उन मुल्कों में इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। पीएम ने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो सम्मान हर परंपरा की करते हैं, अपनी संस्कृति अपने माथे पर सजा कर करते हैं, जो गर्व से अपनी पहचान को बताते हैं, फख्र से ये बात कबूल करते हैं कि नवरात्रों पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विदेश में भी जब होते हैं तो इससे कतराते नहीं हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है तो दुख होता है। अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। समाज शास्त्र की क्लास। सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटी ने मां को मार डाला। नहीं उतरी ना हलक से। गुनाह में बड़े पापा और भाई बहन भी शामिल, और ये वो लड़की है आरोपी। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड के 7वें अध्याय में तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुर विप्र न मनहि, आपु गए अरु घालहि आनहि, मन क्रम वचन जनित अग करहि, पशु कई नाई उदर भई भरहि। मतलब ये कि कलयुग में लोग अपने माँ बाप, गुरु और ब्राह्मणों को मानेंगे ही नहीं। वो मन, कर्म और वचन से पाप करेंगे, जानवरों की तरह केवल अपने बारे में सोचेंगे। इस चौपाई का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि तुलसीदास जी ने जो बात 450 साल पहले रामायण में लिख दी थी वो आज सच साबित हो रही है। राजस्थान के जयपुर की कहानी, आपके सामने ये तस्वीर सुनेंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि कोई औलाद, वो भी एक बेटी, अपनी मां के साथ ऐसा कर सकती है। और वो मां जो विधवा है, जिसकी सरकारी नौकरी और उसकी जायदाद पाने के लिए ये बेटी हत्यारन बन गई, हत्या की सुपारी दे दी, 7 लाख रुपए सौदा करके आई, पूरी प्लानिंग के साथ सड़क पर गाड़ी को कुचलवा दिया। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि महिला की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई, लेकिन महिला के भाई ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस में हत्या किए जाने की शिकायत की। और पुलिस ने जब विस्तार से, गहराई से मामले की जांच शुरू की तो महिला की सगी बेटी ही मां की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक 23 साल की आयुषी के पिता की मौत 1 साल पहले हुई थी। पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मौत के बाद आयुषी की मां नीरज शर्मा को अनुकंपा पर उनकी जगह पर नौकरी मिल गई। ये बात बेटी आयुषी को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुई। इस बात का फायदा नीरज के जेठ ने उठाया क्योंकि उनका नीरज के साथ प्रॉपर्टी विवाद पहले से चल रहा था। आरोप है कि जेठ ने भतीजी आयुषी को अपनी साजिश में शामिल किया और उसे सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर मां की हत्या के लिए उकसा दिया। इसके बाद बेटी और ताऊ ने मिलकर 7 लाख रुपए में एक सुपारी किलर हायर किया। नीरज की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की प्लानिंग की। हत्यारों ने 1 महीने तक नीरज के आने जाने, घर से निकलने की रेकी की और फिर 4 जुलाई को जब वो किसी काम से घर से बाहर निकली तो सड़क पर कार से उनको उड़ा दिया।
पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने 130 की स्पीड से नीरज को टक्कर मारी। वो हवा में 100 मीटर दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि आयुषी ने अपनी मां को मारने की एक और कोशिश पहले भी की थी, लेकिन उससे पहले वो बच गई। आप खुद सुनिए। इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मां बेटी के रिश्तों में जो हुआ वो आपने देखा। कोई बेटी कैसे अपनी ही मां की हत्यारन बन सकती है, इसका प्रश्न शायद इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं होगा। फिलहाल तो आरोप लगे हैं, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन रिश्ता केवल यही नहीं। आप पति पत्नी के रिश्ते को देखिए, खौफनाक हकीकत उसकी जान लीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता है। कहते हैं ना कि ये गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है, लेकिन सच में आज मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का ही खेल है। शादी के रिश्ते की जो अहमियत पहले हुआ करती थी, हम कहते थे कि 7 जन्मों का साथ है अगर 7 फेरे ले लिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, कमतर हो गई है। अब सच में गुड्डे गुड्डियों का खेल ही हो गया है। 7 फेरों का वचन आप इस्लाम धर्म में बात कर लीजिए, निकाह नामे की शर्त, ईसाई धर्म की बात कर लीजिए, ओथ धार्मिक प्रतिज्ञा, वाउस जिसे कहते हैं, सिख धर्म की बात कर लीजिए, 4 लावा की रस्में, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, 7 फेरे। क्या आज का युवा इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को सिर्फ शादी ब्याह की एक रस्म अदायगी भर मानता है? प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, फोटो शूट, डिनर, गेट टुगेदर, लंच, हनीमून, बस। क्योंकि अगर आज के दौर में इन रस्मों को आत्मसात किया जाता तो कम से कम ऐसी खौफनाक घटनाएं तो सामने नहीं आती, ऐसी कि सिरहन पैदा कर दे। मेरठ की मुस्कान का चेहरा तो आप सबको याद होगा। पति को मारकर उसकी लाश नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इंदौर की सोनम रघुवंशी हनीमून के बहाने पहाड़ पर ले जाकर पति को खाई में ढकेल दिया। औरैया की प्रगति यादव शादी के सिर्फ 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या की सुपारी देकर मरवाने का मामला सामने आया था। सिया गोयल केतन को किले से धक्का दे दिया। आगरा की रूबी पति को मारकर बाथरूम के फर्श में चुनवा देने का मामला है। इस तरीके के आरोप निकल कर आ रहे हैं। जौनपुर की निकिता सिंघानिया पत्नी के और सास के टॉर्चर से बेंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। ये आरोप सारे मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? मालूम है। दिल्ली के शाहदरा की अलीशा पति ने फोन चेक कर लिया तो दुपट्टे से गला घोटकर दम निकाल देने का मामला आया सामने। और शादी को हुए सिर्फ 7 महीने थे। मुंबई का आफताब पूनावाला, शक्ल भी याद आ रही होगी आपको। गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े करके डीप फ्रीजर में स्टोर करने वाला मामला। मतलब प्यार और भरोसे वाले रिश्ते के गुनहगार इन घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ऐसी ही 2 और घटनाएं तेलंगाना और इंदौर में भी हुई हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे तो हिल जाएंगे। तेलंगाना में पत्नी ने पति को मारने के लिए टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन दे दिया। पति तड़प तड़प कर मर गया। इंदौर में 6 साल पुराने केस में दोषी पति को उम्र कैद की सजा मिली। इसलिए यह खबर आज चर्चा में है। पति ने तकिए से दबाकर पत्नी का दम घोट दिया, सांप के डसने का नाटक किया, लेकिन बाद में राज खुल गया। तेलंगाना की पूरी स्टोरी क्या है आप सुनिए। संध्या नाम की एक महिला जो है वो पेशे से नर्स थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। इधर संध्या का किसी दूसरे आदमी से प्यार हुआ। पति विदेश से लौटा
तो संध्या और उसके प्रेमी को दिक्कत होने लगी। दोनों ने मिलकर पति को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। पत्नी संध्या ने 30 जून को शराब पिलाकर पति को छत से धक्का दे दिया। पति फिर भी नहीं मरा तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों को कहा कि दारू के नशे में खुद छत से गिर गया। आरोप है कि संध्या ने अस्पताल पहुंचकर पति को टॉयलेट क्लीनर वाला इंजेक्शन लगा दिया। इससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब इंदौर की कहानी सुनिए। 6 साल पहले 2019 की है। प्रेमिका के चक्कर में पति शालू पत्नी शिवानी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। शालू 620 किलोमीटर दूर से 30,000 में जहरीला कोबरा सांप खरीद कर लाता है। 11 दिन घर में छिपा कर रखता है और 12वें दिन मौका मिलते ही तकिए से गला घोंटकर पत्नी को मारता है। उसके बाद मरे हुए कोबरा सांप के दांत पत्नी के हाथ में गाड़ देता है ताकि लोग ये समझे कि शिवानी की मौत किससे हुई, सांप के डसने से। कोर्ट में सब कुछ क्लीन हुआ और क्लियर हुआ। कोर्ट ने पति शालू पटेरिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसीलिए यह खबर फिर चर्चा में है। इन सभी घटनाओं में पति या पत्नी की हत्या के 2 मनोवैज्ञानिक कारण नजर आते हैं। पहला ये कि आपसी झगड़ा है। पति पत्नी के बीच झगड़े अक्सर इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर यानी गुस्से का काबू करने की कमी और इमोशनल हाईजैक यानी उफनती भावनाएं दिमागी सोच का अपहरण कर लेती है। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण है स्प्लिट पर्सनालिटी यानी दोहरी जिंदगी जीना। आगरा की रूबी, जौनपुर की निकिता, मुंबई का आफताब, इन तीनों में आपसी झगड़ों के चलते अपने पार्टनर को या तो मार डाला या फिर आत्महत्या के लिए उकसा दिया। जबकि तेलंगाना की संध्या, इंदौर का शालू पटेरिया, मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी, औरैया की प्रगति यादव और पुणे की सिया गोयल, इन सभी ने दोहरी जिंदगी यानी डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी जीने की गफलत में अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। दोहरी जिंदगी का मतलब ये कि एक तरफ पति या पत्नी की भूमिका और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रेमी या प्रेमिका की भूमिका। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, 2 नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए। जहां तक पति पत्नी के रिश्तों की बात है तो समर्पण और भरोसा, यही 2 बातें इस रिश्ते को प्राण वायु देती हैं। और इसीलिए खुशहाल रिश्ते के लिए इन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। न्यूक्लियर थिंकिंग हो गई है। जो पहले जॉइंट थिंकिंग हुआ करती थी कि परिवार को बांध कर रखना है, आजकल हम सिर्फ अपनी सोचते हैं। मैं हो गया है और पुराना वक्त हम का होता था। और इसीलिए इस तरीके की खबरें कम सुनने को मिलती थी। हालांकि सोशल मीडिया का भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं जो सिरहन पैदा कर दे, सुनने और देखने को कम मिलती हैं। पहले, अब तो रोज की बात है। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी न्यूज की पाठशाला में। आपकी एक छोटी सी सोच, आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। अगर आप आज से इसी वक्त से रोज सिर्फ 1 चम्मच चीनी खाना कम कर दें तो इससे पता है आपकी सेहत और हमारे देश की सेहत पर कितना अच्छा और बड़ा फायदा होगा। सोचा है कभी? 1 चम्मच चीनी में लगभग 20 कैलोरीज होती है। अगर आप 1 साल 1 चम्मच चीनी छोड़ दे खाना तो आप लगभग 7,300 कैलोरीज खाने से अपने आप को बचा सकते हैं। और भारत में करीब 10 करोड़ लोग शुगर के मरीज हैं। एक स्टडी के मुताबिक साल 2020 से 2050 के बीच भारत में डायबिटीज पर होने वाला खर्च लगभग $1.5 करोड़ है, यानी लगभग 153 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के साथ 1 चम्मच कम चीनी फायदा भी देगी,
देश के 130 करोड़ लोग जिन्हें शुगर नहीं है, वो अगर रोज 1 चम्मच चीनी कम खाना शुरू कर दे तो करीब 58 लाख किलो चीनी रोज बचेगी, यानी साल भर में 21 लाख टन से ज्यादा चीनी की बचत। हमारा देश हर साल करीब 9,400 करोड़ रुपए की बचत कर सकता है। तो आज से ही 1 चम्मच चीनी कम खाना शुरू कर दीजिए। चाय नहीं, चाय तो पीते रहिए, क्योंकि बदलाव दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। घंटी बज गई है, मुझे आपसे इजाजत लेनी है, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। आप टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहिए और इंतजार कीजिए न्यूज़ की पाठशाला का।